फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे थे। हाँ, देखो, हमने आपका ये बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आवाज नहीं यार, अब बातें करोगे तो क्या पढ़ोगे। देखो, सॉल्युबिलिटी, ठीक, ऑब्लिक मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट, ये हमेशा डायरेक्ट रिलेशन में किसके होगा, म्यू ऑब्जर्व्ड। अब आपको यहां से देख लेना है कि कोई सा भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसके लिए म्यू की वैल्यू हाई होगी, उसके लिए ये भी हाई हो सकता है, ये भी हाई हो सकता है, ये भी हाई हो सकता है। अब इसका एग्जांपल देखो, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि म्यू, आपका जो सिस ब्यूटीन था, याद आ रहा है, वो नॉन जीरो था, एंड म्यू ट्रांस ब्यूटेन जो था आपका, वो इक्वल्स टू जीरो था। तो अगर यहां से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या क्या बता सकते हो, आप कह सकते हो क्या, एमपीटी, बीपीटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस ब्यूटीन विल बी क्या, ग्रेटर देन ट्रांस ब्यूटीन। क्यों? क्योंकि ट्रांस ब्यूटीन का जो म्यू है वो जीरो है। अब दूसरी चीज, आप एक पॉइंट यहां पर और कह सकते हो क्या, कि आपका जो स्टेबिलिटी वगैरह का ऑर्डर होता है वो यहां थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। देखो, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, तो ये आपका जो है किसके लिए ज्यादा होती है, आप लिखेंगे ग्रेटर फॉर ट्रांस, ठीक, और लेसर फॉर सिस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ट्रांस है उसमें अगर हम बात करें, देखो, डाइपोल मोमेंट अगर शून्य हो गया तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी या ना के बराबर, रिएक्टिव नहीं रहेगा। और जब रिएक्टिव नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक उसकी हाई हो जाएगी। क्योंकि स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी से क्या होता है, रिवर्स रिलेशनशिप होता है। हाँ, यानी आप कह सकते हो कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है ट्रांस के लिए, तो यहां पर एक पॉइंट और हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये डायरेक्ट रिलेटेड होगा। यानी आप कह सकते हो रिएक्टिविटी का क्या, ग्रेटर फॉर सिस, और यहां पर क्या हो जाएगा, लेसर फॉर ट्रांस। ये भी आपका म्यू से गवर्न हो रहा है, ठीक है, कि आपका जो ट्रांस होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सिस। सिस आइसोमर जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, कॉपी करो। मेल्टिंग पॉइंट में क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है? मेल्ट का मतलब क्या होता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मिनिमाइज करना है आपको। तो किसकी लैटिस बढ़िया बनेगी अगर पैकिंग देखी जाए, सिस की या ट्रांस की? ट्रांस की। तो मेल्टिंग किसका हाई होगा, ट्रांस का। तो यहां पर इन जनरल है ये एक्सेप्शनल है यहां पर, ठीक है, क्योंकि इसको हम पैकिंग से देखते हैं। तो यहां आप इसको जो है चाहिए तो आप यहां पर इसको डिलीट कर लीजिए, हटा ही दीजिए, क्योंकि इन जनरल वो होता है। ठीक है, तो इसको यहां से हटा करके आप नोट करके लिख लो
क्या? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन cis because packing in trans is more effective. आप सॉलिड स्टेट में पढ़े हो पैकिंग फ्रैक्शन, तो यहां पर क्या होता है, पैकिंग बड़ी स्ट्रांग होती। कैसे? आप देखो, ऐसा करते हो ना आप, इस तरीके से करते हैं तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है ऐसे, ये इस तरीके का, ये देखो, ये ट्रांस है आपका। ये सब आपस में लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अटैच कर लेंगे, और तब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा यहाँ। तो ऐसी कंडीशन में ये पैकिंग क्या होती है, ये स्ट्रांग होती है, इफेक्टिव होती है। तो इनको मेल्ट करने के लिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए आपको एक्सेस एनर्जी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसीलिए मेल्टिंग की बात जब आएगी तो ट्रांस का ज्यादा होगा और सिस का कम होगा। बॉइलिंग की बात आएगी तो सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा। ठीक है, उतारे। सॉल्वेबिलिटी, रिएक्टिविटी, ये सब आपका म्यू से गवर्न हो जाएगा। रिएक्शन में अगर देखा जाएगा तो सिस कुछ रिएक्शन देते हैं जो ट्रांस नहीं देते हैं। ठीक है, सिस कुछ रिएक्शन होता है जो देगा और ट्रांस नहीं देगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत खास अंतर नहीं होता। बेसिकली कहाँ होता है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में। और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होने की वजह से सिस और ट्रांस को इजिली आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, बाई मीन्स आप सम टेक्निक, आप इनके मिक्सचर से इनको अलग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं आपको। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस तरह से हमने ओपन सिस्टम में आपको पूरा सिखा दिया। साइक्लिक सिस्टम में सेम चलेगा, कोई टेंशन नहीं आपको। और जब सी डबल बॉन्ड एन वाला हो तो सिन और एंटी आपको ध्यान रखना है कहां पर कैसी क्या है। बाकी उसमें भी यही सेम ट्रेंड होता है, उसको अलग से 1 by 1 कराने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि सिर्फ और आपका सिस, ट्रांस, ई, जेड, सिन, एंटी, यही सब पूछता है। कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हमको बेसिकली डिस्कस करना है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए उस पर चलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान रहे, स्टीरियो आइसोमेराइज्म का ये अगला पार्ट है। स्टीरियो में मैंने आपको दो बताया था, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। याद है, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहता है कुछ हद तक, और कन्फर्मेशन में क्या होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंजेबल है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैरियर वहां बहुत कम होता है, और यहाँ एनर्जी बैरियर क्या होता है, दो आइसोमर के बीच में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जल्दी से कन्वर्ट नहीं होता है। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म क्या होती है, तो आप सीधा सीधा देखो क्या क्या कह सकते हो आप। मॉलिक्यूल इफ हैव स्टीरियो सेंटर, ये तो आपको मालूम ही है, स्टीरियो सेंटर एंड इफ ड्यू टू स्टीरियो सेंटर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट हैंडेडनेस। देखिए, एक ही साथ मैंने कह दिया, स्टीरियो सेंटर हो और उस स्टीरियो सेंटर की वजह से मॉलिक्यूल में क्या हो, हैंडेडनेस हो। दैट मीन्स इनडिवाइजिबल, इनडिविजिबल
into two equal halves from any point or plane। यानी कह रहा है कि पहली कंडीशन में ही मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, क्या कि उसमें स्टीरियो सेंटर हो, उस स्टीरियो सेंटर की वजह से मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो सके। बस यही मेन कंडीशन होती है हमारे स्टीरियो मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेराइजर की। जैसे हमने कहा था हैंडेडनेस, ये हथेली है, इसको आप कहीं से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे मान लिया जाए, सपोज करो कि आपने कहा सर यहां से काट दो ऐसे, तो मैं ये बोलूंगा कि जो ये वाला पार्ट जा रहा है इसमें आपकी ये फिंगर नहीं आएगी। फिर आपने कहा कि साहब ऐसे काट दो, तो मैं ये बोलूंगा कि जो ये इधर वाला जा रहा है उसमें ये वाला फेस नहीं दिखेगा। इसका मतलब आप इसे कहीं से भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से इसको भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड, इसका मतलब अगर मैं अपने हथेली का एग्जांपल लूं तो मैं हैंडेडनेस को अच्छे से समझ सकता हूं। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल को आप दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड नहीं कर सकते हो तो समझ जाना क्या कि वो आपका जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि उसमें क्या हो, स्टीरियो सेंटर हो। क्लियर? अब देखो दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पढ़ते हैं क्या, इफ मॉलिक्यूल हैव सिंगल, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, सिंगल sp3c, सिंगल sp3c कायरल एटम या कायरल सेंटर कह लो, कायरल सेंटर, देन इट विल बी, या आप कह लो इट मस्ट बी, देन इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स सोज किरैलिटी। ठीक है, वो सिर्फ हमें इस पर देखना है। अगर उसमें सिंगल है तो, अगर एक से अधिक हो गया तो फिर हम यही देखेंगे हैंडेडनेस है या नहीं है। लेकिन अगर सिंगल कायरल सेंटर होगा उसमें तो डैम श्योर जान लीजिए क्या होगा, उसमें हैंडेडनेस होगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे आप कहते हो ये आपने बनाया, आपने कहा ये COOH है, यहां पर OH है, ये H है, और ये आपने CH3 कर दिया। आपने कहा साहब इसमें ये वाला जो कार्बन है ये आपका क्या है, sp3c है। क्लियर बच्चों? मैं आपको दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं, जरा रिप्लाई करो। इधर से मैं दिख रहा हूं? यस सर। अच्छा, मैं दिख रहा हूं ना पूरा? देखो, तो अगर ऐसा है तो इस पर आप देखो कि COOH एक ग्रुप हो गया डिफरेंट, H डिफरेंट हो गया, OH डिफरेंट हो गया, CH3 डिफरेंट हो गया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इस कार्बन का कनेक्शन यहां भी कार्बन से है, यहां भी कार्बन से है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। तो हमने कहा कि डिफरेंस आगे चेक करो। इसका सेकंड एटम ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसका सेकंड एटम क्या है, H है। तो दोनों में डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है? तो इसीलिए ये आपके चारों ग्रुप क्या है, यहाँ पर डिफरेंट हैं। तो ये sp3c जो हमारा होगा, इस पर मैं ऐसे स्टार बना दूंगा। इसका मतलब ये सिंगल कायरल सेंटर वाला हो गया। अब इसको आप कहीं से भी दो इक्वल में नहीं बांट सकते हो। जैसे मान लो यहां से काटे तो इस वाले पार्ट में ये नहीं मिलेगा, ऐसे काट दें तो क्या होगा, इस वाले पार्ट में OH नहीं आएगा। बात पर समझ पा रहे हो? इसको कहीं से भी
दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। और अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो तो यहां पर अपने आप ही एक प्रॉपर्टी प्रमाणित हो गई, कौन सी? इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें सिंगल sp3c कायरल सेंटर है, तो समझ जाना कि वो कायरल सेंटर कैसा है, स्टीरियो सेंटर है और हैंडेडनेस को शो करेगा। इसका एक ही एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था, वो होता है टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन में नाइट्रोजन पे 4 डिफरेंट दिख जाएं उसके बाद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ये चीज आपको यहां पर नोट कर लेना है, एक पॉइंट, या इसका लिख लो आप इस पॉइंट का जो यहां पर मैंने लिखा है ऐसे कर लो, सिंगल एक्सेप्शन इज थर्ड डिग्री अमीन। थर्ड डिग्री अमीन पे नाइट्रोजन पर अगर 4 डिफरेंट दिख रहे हो तो भी वो आपका क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो आपका हैंडेडनेस नहीं शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल कायरल सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल में हैंडेडनेस होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, कायरल सेंटर क्या लिखाने की जरूरत है? कायरल सेंटर क्या होता है? sp3c या sp3 कोई भी एटम हो जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो, वही आपका कायरल सेंटर है। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे क्या, कि ऑल द कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर। ठीक है ना? बट ऑल द स्टीरियो सेंटर will not be कायरल सेंटर। ठीक, एक पॉइंट आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते। तो यहां पर हम डिफरेंस कैसे करेंगे? आप लिख सकते हैं क्या, दैट स्टीरियो सेंटर एट विच easy exchange of two group give mirror image of first will be कायरल सेंटर। ध्यान से समझिए, हमने कहा कि दैट स्टीरियो सेंटर एट विच इजी एक्सचेंज ऑफ टू ग्रुप, यानी दो ग्रुप का अदला बदली आसान हो। ऐसा ना हो कि बॉन्ड को तोड़ना पड़े या उसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़े। जैसे आपको अभी देखो, अगर मैं ये बात करता हूं कि इस तरीके का देखो, CH3C डबल बॉन्ड C, ये तुम्हारा CH3 है, ये H है और ये H है। क्या इस कार्बन पर इन दोनों की अदला बदली आसान है क्या? अगर आप चाहो तो इसको रोक के इसको घुमा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात ये करते हैं कि हमने ऐसे कर दिया, देखो ऐसे, या ऐसे कर दिया, जैसे चाहो आप ऐसे कर दिया, और ये हमें ये मिल गया, ये वाला मिल गया, तो क्या ये संभव है? आंसर है नहीं, ये संभव नहीं। जबकि ये वाला और ये वाला, ये भी तो आपका स्टीरियो था, पढ़ा चुका हूं ज्योमेट्रिकल वाले में। यही मैंने आपको बताया कि सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते हैं, केवल वही स्टीरियो सेंटर कायरल होगा जिस पर आप इजी एक्सचेंज कर सको। यानी सारे कायरल स्टीरियो हैं बट सारे स्टीरियो कायरल नहीं है। अब देखो ये वाला क्यों स्टीरियो आपका जो ये दिख रहा है, इस वाले की बात किया जाए तो इसमें आप देख रहे हो क्या, COOH। क्यों भाई? ये C, ये OH है, ये H है, ये CH3 है। हमने कहा इस पर एक्सचेंज हो सकता है। देखो अगर हमने ऐसे किया तो आपको क्या लगा
कि हमने इसका कौन सा बना दिया, मिरर इमेज। देखो आप, ओ एच एच, और यहां क्या, CH3 है। ठीक, तो अब इस कार्बन को हम क्या नाम देंगे, कायरल, क्योंकि इस पर इजी एक्सचेंज पॉसिबल था। तो ये कायरल भी स्टीरियो सेंटर है, लेकिन ये वाला स्टीरियो सेंटर कायरल नहीं हो पाया। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये दो पॉइंट आपको यहां पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि सारे कायरल सेंटर, क्योंकि sp3 सेंटर जिस पर डिफरेंट ग्रुप हो, सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियो सेंटर कायरल नहीं होते। केवल वही स्टीरियो कायरल होंगे जिस पर इजी एक्सचेंज दो ग्रुप का पॉसिबल हो। और अगर पॉसिबल नहीं है इजी एक्सचेंज, जैसे यहां बॉन्ड वन तोड़ना पड़ रहा था, तो ये हमारा क्या होगा, ये कायरल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि कायरल सेंटर का प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना इस बात का प्रमाण नहीं होगा कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आपको ध्यान रखना है कि ये केवल एक ही केस में सत्य होता है, वो होता है सिंगल कायरल सेंटर मॉलिक्यूल। अगर सिंगल कायरल सेंटर मॉलिक्यूल है तो निश्चित तौर पर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कायरल होगा। यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, कि कायरलिटी के लिए कायरल सेंटर का होना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं जरूरी है। ये सिर्फ किसके लिए जरूरी है, सिंगल कायरल, क्योंकि ये बाई चांस हो जाता है ऐसा। इसका मतलब जरूरी क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल में 100, बस उसको दो इक्वल में आप डिवाइड ना कर पाओ। अगर ऐसा होगा तभी होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट हम लोग यहां पर और लिखेंगे, वो क्या, इधर का मिटाऊ, बीच का। देखो, अब देखो यहां पर एक पॉइंट मैं और लिख रहा हूं, क्या, प्रेजेंस और absence of chiral center is not a determining factor that molecule will be chiral or not। वो कायरल होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन कायरल सेंटर नहीं लेता है। अब आप ध्यान समझिए, मॉलिक्यूल कायरल है, इसके लिए जरूरी नहीं कि उसमें कायरल सेंटर हो। कायरल है का मतलब उसमें हाइंडेडनेस है। कायरल है का मतलब उसमें, कहा दो आप, उसमें हाइंडेडनेस है। आप समझ पाए नहीं समझ पाए? नहीं, यही कंफ्यूजन आता है कि कहीं साहब मॉलिक्यूल कायरल है, कहीं तो कायरल सेंटर तो होगा ही इसमें। कोई जरूरी नहीं, कायरल सेंटर हो या ना हो, मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। कायरल शब्द का मतलब है हाइंडेडनेस, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। और अगर सिंगल सेंटर होगा तो आप दोनों बातें कह सकते हो, क्योंकि अगर सिंगल sp3 कायरल सेंटर हुआ तो वो मॉलिक्यूल कायरल भी होगा, केरलिटी भी शो करेगा, हाइंडेडनेस भी होगा। लेकिन ढेर सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जहां पर कायरल सेंटर है ही नहीं है, फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। मॉलिक्यूल कायरल है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बात समझ पाए आप? इसीलिए ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, molecule if chiral then shows chirality, that means ऑप्टिकल क्या, एक्टिविटी। इतनी चीजें आप लिख डालो, और मैं 1 मिनट में फिर आपको रिवीजन करा देता हूं, जिससे बिल्कुल याद रहे आपको।
केमिस्ट्री में रट नहीं पाओगे, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रटोगे भूल जाओगे। Molecule if chiral then shows chirality, that means optically active, ऑप्टिकली एक्टिव कर लीजिएगा, एक्टिविटी होगा। अब चलो मेरे साथ बोलो, मेरे संग बोलो, जय हिंद जय हिंद। हैं, देखो हमने क्या बोला था कि स्टीरियो आइसोमेराइज्म के लिए मॉलिक्यूल में स्टीरियो सेंटर का होना जरूरी होता है। स्टीरियो सेंटर क्या होता है? स्टीरियो सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा सेंटर होता है जिस पर जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी सेम होती है, बट उनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है? अलग अलग। कनेक्टिविटी थोड़ी बदलती, नहीं आईयूपीएसी नहीं बदल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी स्टीरियो दो स्टीरियो आइसोमर का कभी आईयूपीएसी बदलता नहीं। आईयूपीएसी हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। क्यों? कनेक्टिविटी सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम लोग, तो हमने कहा कॉन्फिगरेशनल के लिए जरूरी है क्या कि उसके अंदर स्टीरियो सेंटर हो। स्टीरियो सेंटर sp3 भी हो सकता है, स्टीरियो सेंटर sp2 भी हो सकता है। स्टीरियो सेंटर का मतलब जिस पर डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप लगे हो, चाहे वो sp2 हो और चाहे वो sp3। अगर वो sp2 हुआ या अगर वो sp3 है और रिंग के अंदर है, तो आप जानते हो कि उसमें फ्री बॉन्ड रोटेशन संभव नहीं होता। तो ऐसे में आइसोमेरिज्म जो मिलती है वो ज्योमेट्रिकल के चांस होती है। अब हमने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है, तो फिर से मैंने कहा कि उस मॉलिक्यूल में स्टीरियो सेंटर हो। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात, उसमें हाइंडेडनेस हो। अगर मॉलिक्यूल को कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, तो वो मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में आपने कहीं से डिवाइड कर लिया, या हो सकता है वो डिविजिबल है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो आपने कहा सर और इसकी क्या क्राइटेरिया, तो मैंने कहा कि स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में हमको कंफ्यूजन आता है। वो कंफ्यूजन इसलिए कि जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है उसको हम कायरल बोल देते हैं। ध्यान समझिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव यानी जो ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म शो कर रहा है उसे हम कायरल बोल देते हैं और कह देते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी उसके सॉल्यूशन से अगर प्लेन पोलराइड लाइट आप पास करोगे तो उसके वाइब्रेशन प्लेन को वो कहीं ना कहीं से क्या करेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। यानी अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो इसका मतलब उसमें हाइंडेडनेस है और वो कायरलिटी शो करेगा। जैसे कायरल की बात आती है तो हमारे मन में एक बात आता है क्या कि मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए क्या कायरल सेंटर का होना जरूरी है? तो हमने कहा नहीं। मॉलिक्यूल कायरल हो और कायरलिटी शो करे, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, उसके लिए उसके अंदर कायरल सेंटर का होना कोई जरूरी प्रतिबंध नहीं है। कायरल सेंटर हो भी सकता है, कायरल सेंटर नहीं भी हो सकता है। जरूरी क्या है? उस मॉलिक्यूल को कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके, ये जरूरी शर्त है। फिर आपने से एक सवाल किया क्या कि अगर कायरल सेंटर है तो कौन सी ऐसी शर्त है जहां मैं ये कह सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल 100% कायरल होगा, यानी कायरलिटी शो करेगा? तब मेरा आंसर क्या होगा कि अगर उसके अंदर सिंगल sp3c हो जो कि कायरल सेंटर हो, तो वो मॉलिक्यूल 100% क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी वो ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म शो करेगा। इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो टर्शियरी अमीन है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे फाइनली, यानी ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची क्या कि किसी भी मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए कायरल सेंटर का होना या ना होना ये आवश्यक नहीं है। फिर मैंने कहा कि
सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं, बट सारे स्टीरियो सेंटर कायरल नहीं होते। ऐसे स्टीरियो सेंटर जिस पर दो ग्रुप का इजी एक्सचेंज पॉसिबल हो और वो उस इजी एक्सचेंज से इसका जो दूसरा मिले वो पहले का क्या हो, मिरर इमेज हो, तो हम कह देंगे क्या, क्या कह देंगे कि इसमें क्या है। हाँ, तो आप कह सकते हो कि वो स्टीरियो सेंटर जिसमें इजी एक्सचेंज हो गया तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। तो कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सारे कायरल स्टीरियो है, सारे स्टीरियो कायरल, केवल वही स्टीरियो कायरल जिस पर इजी एक्सचेंज से मिरर इमेज मिलता हो। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, इतनी बात समझ में आती है? आगे चले, चल। देखो यहां पर कुछ टर्म्स आएंगे, उनको भी हमें ध्यान रखना है। वो क्या होता है, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है, एक है मैं उसको पढ़ाऊंगा, बाकी और आपको नहीं सिखाना चाहता। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी मॉलिक्यूल से कोई ऐसा एक प्लेन पास होगा जिसके अलोंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, यानी उससे अगर चाकू चला दिया जाए तो मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में कट जाए, तो उसे हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और दूसरा एक साइक्लिक सिस्टम के लिए होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, या थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, एलिमेंट ऑफ, थोड़ा सा लिखो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। बस शॉर्टकट में लिखेंगे क्या, ये एक टूल्स है, हथियार, टूल्स, बाय मीन्स ऑफ, by means of which the handedness in molecule is find out। एक टूल है जिसकी मदद से मॉलिक्यूल के अंदर हम हैंडेडनेस को पाते हैं कि उसमें है या नहीं है। अब इस टूल के टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप, कितने प्रकार के हथियार है मेरे पास। तो जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपका वो होता है पास। पास कहते नहीं, आप एग्जाम में क्या हो गए, पास। यहां पास का मतलब मॉलिक्यूल फ्रेम। जैसे हमने कहा मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल में क्या है, पास है, तो आप कह देना मॉलिक्यूल फेल हो गया। क्या फेल हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म दिखाने में फेल हो गया। तो पास का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये, आप कह सकते हो प्लेन पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल along which it can be divided into two equal halves। आप समझ चुके होंगे कि अगर मॉलिक्यूल में कोई ऐसा प्लेन है जिससे उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइजन किया जा सकता है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में हैंडेडनेस है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो अगर पास है तो ऑप्टिकली क्या होगा, ये बोलो, इनएक्टिव। मॉलिक्यूल में पास है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, चाहे जितना जोर लगा लो, इसका मतलब उसमें हैंडेडनेस नहीं है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इसका देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। जैसे आप कहते हो नहीं, ऐसे देखो, अगर ये आइसोमर देखा जाए इसका, सबसे बढ़िया टार्टरिक एसिड, ये एक प्लेन जा रहा है,
इससे अगर काट दोगे तो दो सेम मिल जाएंगे। देखो सेम मिलेगा, तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, यहां पर पास है। और अगर मॉलिक्यूल में पास है तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इवन इसमें कायरल सेंटर है, दो दो कायरल सेंटर है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर ले जा रहे हो। और दूसरा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कास। काश, जैसे कहते नहीं, काश वो मेरी फ्रेंड बन जाती। तो देखो कितना खुश हो गए, काश। लेकिन वो काश हमेशा काश ही रहता है, क्योंकि आप उसके लिए पास नहीं हो। ठीक है ना? यानी काश हमेशा काश रहता है, और मन में एक कसक सी बनी रहती है। जैसे हमारे मन में भी कसक है, लेकिन अब वो कसक पूरी ही नहीं हुई कभी, है कि नहीं? तो काश का मतलब क्या हो गया, काश का मतलब फेल। ठीक। अब काश का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल फेल हो जाएगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां मिलेगा, सेंटर कहां मिलता है, साइक्लिक सिस्टम में। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहां बना दे रहा हूं ऐसा कोई सिस्टम। देखिए ये पॉइंट हमने कहा ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है? तो कोई नजर लगा दिया है हमको। हैं? अरे रहम दो यार, ये देखो, चलो चलो, मान गए तू हमारा बहुत ध्यान रखा तो। ऐसे देखो ये, ठीक है? इसी तरीके का कोई ऐसा सेटअप हो जहां पर ऐसा आपको देखने को मिल रहा हो, ठीक है ना? यानी डायगोनल ऐसे बनाया जाए, जैसे मान लो यहीं पर है, ये डायगोनल हम बनाए, और ये क्या हो जाए, ये देखो, ये अगर ऐसा सिस्टम देखने को मिल रहा है कि सेंटर से डायगोनल खींचो और उसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करो सेम डिस्टेंस पर, और दो सेम चीज पकड़ लो, तो समझ जाना क्या मॉलिक्यूल में क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काश। और ये मॉलिक्यूल क्या हो गए, इनका कासे रहेगा, ठीक है? हाँ, तो ये कभी पास, इनके पास पास नहीं है। देखो पास नहीं था, लेकिन काश हो गया, और काश हो गया तो अब वो काश काश ही रहेगा। ठीक। चलिए, दिव्यांशु गुप्ता बहुत खुश थे, कल फोन किए हमारे पास, कहे सर आपको एक खुशखबरी देना है। हमने कहा क्या देना है? कहीं सर मैं भी पहुंच गया। हमने कहा कहाँ पहुंच गई? कहीं सर वहां का मिल गया, झांसी मेडिकल कॉलेज। तो हमने कहा वहां का है, इतना खुश हो? तो फिर मैंने ध्यान दिया कि झांसी में कौन है, तो मुझे याद आया सुरभि है वहां। सुरभि वही है ना झांसी में। तो हमने कहा अच्छा, सुरभि वाले कॉलेज में पहुंच गए? कहे हाँ सर। हम कहे देखो कितना खुश है। तो हमने कहा गुप्ता जी आपको कैसा लगा? कहीं सर बहुत अच्छा लगा है, आप कम से कम हमारा कोई सीनियर है वहां। हमने कहा वो तुम्हारे साथ पढ़ती थी, वहां सीनियर कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं काश और पास वाली बात हो? तो गुप्ता जी बहुत खुश थे। देखिए आपके स्टूडेंट लाइफ जो होती है, इससे गोल्डन पीरियड लाइफ में कभी नहीं आता। और जो इसको खत्म कर गया, जैसे हम लोग देखो एक्सपायर हो गए, हमारा जो गोल्डन पीरियड था वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। खांसी आती है, जुकाम हो जाता है? तमाम चीजें रहती हैं। यानी इंजन अब जो है वो फेल्योर की तरफ भाग रहा है। लेकिन आप लोग क्या हैं अभी, आप क्या हैं,
अभी तो हम जवान हैं। अब ये अलग बात है बीके सर हमसे ज्यादा जवान है। लिख लिया, जल्दी करो भैया, हम टाइम नहीं पास कर रहे हैं आपका, लिखने के लिए छोड़े हैं। मिटाऊं इसको पूरा? तो आप कास पास समझ गए। एक होता है आस, और गांव वाले कहते हैं, गांव वाले क्या कहते हैं, भाई उनकी आस मत करो। इसका मतलब अगर आस है तो भी फेल है। इसका मतलब अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? उस मॉलिक्यूल से कोई ऐसा एक्सिस पास होगा जिसके अराउंड अगर मॉलिक्यूल को क्या किया जाए, एन फोल्ड होता है मॉलिक्यूल में, उससे अगर घुमाया जाए, जैसे मान लो उस मॉलिक्यूल में 2 फोल्ड सिमेट्री है, तो कितने एंगल से घुमाओगे? 360/2, यानी कितने से? 180 से। अगर उस मॉलिक्यूल में 4 फोल्ड सिमेट्री है तो उसको कितने घुमाओगे? 360/4, 90 से। अगर उस एक्सिस के अलोंग पर्टिकुलर डिग्री से रोटेट किया जाए, ठीक है, पर्टिकुलर डिग्री से रोटेट किया जाए, और उस मॉलिक्यूल के ऊपर शीशा लगा दिया जाए, दर्पण, और उसमें झांका जाए और मॉलिक्यूल का ओरिजिनल दिख जाए। समझना बात को। हमने कहा कि मॉलिक्यूल में 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और इसे कैसे पता करते हैं? मैथमेटिक्स से। हमें मैथमेटिक्स में जाना, वैसे भी हमें 2 × 2 आता नहीं है, मैथमेटिक्स में नहीं जाना है आपको। इतना सा अगर बता दिया कि मॉलिक्यूल में 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो समझ जाना कि वो ये बताना चाहता है कि मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग यदि 360/2 से आप घुमाओगे, यानी 180 घुमा दो, और उसके बाद आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर लगा दो, और मिरर में जब देखोगे तो आपको रानी पद्मावती दिखेंगी। रानी पद्मावती, पद्मावती पिक्चर देखो, नहीं देखो? नहीं देखो? अलाउद्दीन वाली, तो उसमें उसको किसमें दिखाया था उन्होंने? मिरर में ना, मिरर लगा दिया था, और कहीं साहब वो वहां रहेंगी, और वहां से ये इमेज, इमेज से ये ट्रांसफर, और वो खड़ा होके देखिए। तो वही ये कह रहा है कि उसको एन फोल्ड, यानी 360/n से आपने उस एक्सिस के अलांग घुमाया, और जो मिला, तुम्हें नहीं मालूम क्या मिला, ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, और उसको 360/n से घुमा दिया उस एक्सिस के अलांग, और फिर उसको 90 पर ऑब्जर्व किया, और देखा ये तो पहला वाला ही है, यानी घुमाने का कोई असर। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या है? आस है। और जब मॉलिक्यूल में आस है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली फेल, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप समझ पाए नहीं समझ पाए? तो आस लिखना चाहो तो मैं थोड़ा सा लिखा दूं। और आस को समझाने के लिए प्रोजेक्टर चाहिए, ना तो प्रोजेक्टर है ना 3D बोर्ड है, तो इसलिए आप केवल इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिए। देखो, तीसरा मामला होता है नंबर 3, आस। आस को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इन, एनी डाउट? अब आस क्या है लिखा दे, देखना चाहोगे? कुछ लोग कहते हैं कहा हो सर, क्या जरूरत है इसकी? देखो, यहां लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूल हैविंग एन फोल्ड axis of symmetry if rotates around axis passing through it by
360/n, n नंबर बताएगा वो, एंड रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड इन मिरर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? समझ गए? प्लेस्ड परपेंडिकुलरली एंड इफ इमेज इज ओरिजिनल, या आप कह लो इमेज इज सेम टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, देन आस्क इज प्रेजेंट। बस इतना सा केवल ध्यान रखने के लिए करिएगा। बाकी मैंने आपको सिखा दिया कि मॉलिक्यूल वो बताएगा कि इतने फोल्ड की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो आप बोल देंगे अगर 2 फोल्ड कहा तो उस मॉलिक्यूल से एक्सिस जो पास कर रही है उसके अलांग कितना घुमाओगे उसमें? 360/2 यानी 180 से, और उसके बाद तब परपेंडिकुलर उसमें पोजीशन जो मिरर है उसमें देखोगे उसको, और अगर स्ट्रक्चर ओरिजिनल दिख जाए तो समझ जाना उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब वो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, समझे? चलिए, यानी इन तीनों में से कोई भी अगर उस मॉलिक्यूल में है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बेसिकली देखने क्या मिलता है? पास। ठीक। अब देखो हम यहां पर बात करेंगे एक टर्म की। वो टर्म क्या होता है? वो टर्म होता है इनेंशियोमर्स। ये क्या होता है? आप बोलेंगे टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल which are in object image relationship and non super imposable to each other, उसी को हम क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स। जैसे अभी देखो हमने दिखाया कि ये तुम्हारा COOH था, ये OH था, ये H था, और ये आपका CH3 था। एक स्ट्रक्चर ये था, इसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। ये आपका क्या था? डी लैक्टिक एसिड। हमने कहा एक स्ट्रक्चर ये भी है, इसको मैंने कहा ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको मैंने कहा एल लैक्टिक एसिड। इन दोनों के बीच में शीशा लगा दिया। ठीक। तो इसको अगर शीशा दिखाओगे तो है ही दिखेगा, और इसको शीशा दिखाओगे तो अरे अनन्या तुम भी आई हो, ये तो मैं अभी देख पाया, ये मेरी आंखों से बच गई कैसे तुम? हैं? कितने दिन गायब थी? 3 दिन। होली होली बिता जाना चाहिए था। क्या था? फंक्शन? नाना के घर? अब नाना की बात है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमें बता दी होती हम भी चले होते हैं। चलो, तो ये आपने क्या देखा? फर्स्ट और सेकेंड, डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है, दोनों एक दूसरे के ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप में हैं।
अब एक टर्म आपको देखना है नॉन सुपर। आप इसको ऐसे उठाओ चिमटी से, चिमटी जानते हो, दोने मां सुइया प्रकार रहा है वही राहत है चिमटी, ठीक है, ऐसे पकड़ो उठाओ और ला करके इसी के ऊपर रख दो। आप देखो OH OH पर पड़ा क्या, H H पर पड़ा क्या। एक बार मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि सर इसको पकड़िए और ऐसे कर दीजिए। हमें वो झापड़ मारेगी सही हो जाओगे। हम क्या कर रहे हैं, पलटने थोड़ी कर रहे हैं, हमने कहा सुपर इम्पोजिशन, इसको उठाओ इस पर रखो। अब तुम तो इसको पलट के रख रहे हो, तो सुपर इम्पोजिशन हो ही जाएगा। नहीं समझे आप, इसको ऐसे उठाओ और ऐसे रखो। अब आपने देखा सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या है बोलो, क्या है, एनेंसियो। बस उतारो। कल के टेस्ट में सिर्फ बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप खुश हो गए होंगे कि 90 क्वेश्चन बायो का और केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं रहेगा। आपका टेस्ट अपने टाइम पर होगा, कितने बजे, 3:30 पे, 3:30 से 4, 5 बजे छूट जाएंगे आप, ठीक है, 1.5 घंटे। और टॉपिक आपका रहेगा रेस्पिरेशन और एक प्लांट हार्मोन अभी पढ़ाया गया है, प्लांट हार्मोन और रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन कंप्लीट और रेस्पिरेशन का 40%, ठीक है। यानी 40% मतलब ये मत समझो ग्लाइकोलिसिस आई कि क्रेब साइकिल आई, क्योंकि आप बुद्धिमान हो ना, कहीं साहब 40% मतलब क्या हो, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब साइकिल या ETS है, मिक्स, क्वेश्चन कम होंगे। 90 का 40%, नहीं समझ पाए, 90 का 40%, ठीक है। और टेस्ट सभी लोग देंगे क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, केवल बायोलॉजी है। देखना है कि आपको बायोलॉजी कितनी आती है। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। एनेंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स ऐसे दो जो ऑब्जेक्ट इमेज में ना हो, ठीक, उनको क्या कहोगे, डायस्टीरियो, ठीक है। तो एक टर्म ये भी लिख लो, टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल which are not in object image relation, उनको डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट करना थोड़ा सा इजी होता है हमारे, जैसे आपने डायस्टीरियोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा है, ऑब्जेक्ट इमेज कहां बना था, वहां डिस्टेंस में, जो यूक्रेन से लौटे हैं उनके लिए सरकार अगर MBBS में उनको यहाँ दाखिला दे देती है तो आप उनसे खुश होंगे या नाराज हैं, क्योंकि हम लोग हेलो डॉक्टर बैठ के इतना मगजमारी कर रहे हैं और फ्री माइक के लिए। तो ऐसा नहीं होने वाला है फिलहाल, क्योंकि ऐसा ऐसा करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा इनको, और वो संभव नहीं, बहुत केस हो जाएंगे उस पर, क्योंकि यहाँ की जो विचारधारा है उसको बदला नहीं जा सकता। तो उन बच्चों का कुछ होने वाला फिलहाल नहीं है। अब उनका जिनका इंटर्नशिप रहा होगा, यानी जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, उनके लिए कुछ संभावनाएं बन सकती है कि चल भाई तू एक रिटन एग्जाम दे दे यहाँ का, और अगर तू क्वालिफाई करता है तो जा। लेकिन उसमें भी फिर से उनको बहुत ज्यादा छूट, बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा भारत
दौड़ पड़ा है क्या बनने के लिए? डॉक्टर। सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करती है 10+2 के बाद, तो वो आपका मेडिकल ही है। हर एक घर में एक जुनून है क्या कि मेरे घर में डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि तो पूरा परिवार क्या रहता है, बीमार रहता है। कहीं घर का अगर डॉक्टर रहेगा कम से कम पैसों में बची है। हमारे साले के लड़के हैं, वो 2 दिन से उनको पैनिक अटैक आ रहा है। पैनिक अटैक, पैनिक अटैक घबराहट या जो भी होता है, तो 2 दिन से बेहोश हो जा रहे थे। कल पूरा परिवार बड़ा परेशान था। तो हम रात में लौटे हैं करीब वही 10 साढ़े 10 के आसपास। तो हमको बताया उन्होंने फोन करके, उनको पैनिक अटैक आता है। हमने कहा पता करो कि कहाँ रहता है। कहीं हॉस्टल लेके रहते हैं। हमने कहा कहाँ, कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं? कहीं साहब तीनों रिलेटिव हैं और तीसरे मंजिल पर रहते हैं। हमने कहा वहां से पता करो आसपास खिड़की में कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कहीं इससे क्या होगा? हमने कहा पता करो पहले कि पैनिक हुआ क्यों, क्योंकि आजकल लोग पैनिक अपने कैरियर को लेकर के नहीं होते हैं। किसी को घबराहट है, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अरे होइए ना होए ना होए। और बाप माई बाप ज्यादा बोले कह दिया कि तुम कह लो डॉक्टर जाओ। अगर डॉक्टर बनना इतना आसान है तो अब की बार हमारे साथ तुम फॉर्म भर लियो, थी निकाल लियो। इसीलिए पढ़ाई को लेकर के इंसान कभी पैनिक होता ही नहीं है। पढ़ाई को लेकर इंसान पैनिक कब होता मालूम है? जब उसकी एज पढ़ाई की खत्म होती है। जैसे कि हम लोग अपने करियर को लेकर पैनिक हो सकते हो, आप लोग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको अभी मालूम है क्या कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो खूब खेलना है, दौड़ना है। अब पैनिक क्यों हुआ? बच्चा पैनिक क्यों हो गया? इसका मतलब कि उसके फ्रेंड से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी माता जी ने कहा कि हमारा बेटा बहुत सीधा है। हमने कहा हर बेटा अपनी माँ की निगाह में सीधा ही होता है। हमारी माँ अभी है, अगर आप उनसे जाके पूछेंगी तो वो जरूर कहेंगे कि हमारे चारों बेटे क्या हैं, बहुत सीधे हैं। लेकिन चारों बेटे कितने सीधे हैं वो या तो बेटे जानते हैं या बेटों की पत्नियां जानती होंगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? पैनिक अटैक का होना, बच्चा बेहोश हो जाए और फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, फिर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बोले इसको कोई बीमारी ही नहीं है, ये पैनिक अटैक है, तो इसका मतलब कि अंदर कोई रहस्य रहस्य कोई है जिसमें विस्फोट नहीं हो पा रहा है। हमने कहा कल मैं आने वाला हूं, लखनऊ रहूंगा कल शाम में, तो उसका जो है जो पैनिक अटैक है उसका एक्चुअल कारण मैं पूछूंगा। आप लोग पता नहीं कर पाओगे क्योंकि हम क्या हैं, फूफा फूफा, है कि नहीं? तो वो मुझसे बताएगा कि वास्तविकता है क्या, कहां पे दिक्कत हो रही है। और हो सकता है कोई ऐसी दिक्कत हो जिसका सोल्यूशन आप लोगों के पास ना ही हो, तो वो सोल्यूशन कौन निकालेगा? कोई थर्ड पर्सन निकालेगा ना। जैसे जो मनोचिकित्सक होते हैं उनकी डिग्री होती है इसी में। वो क्यों बैठाए जाते हैं? इसीलिए बैठाए जाते हैं, वो आपको बात करके वो जान जाएंगे कि आप में एक्चुअल में है क्या। जैसे बैंक में क्या है मैं जानता हूं, या मौर्य जी में क्या चल रहा है मैं जानता हूं। बात समझ रहे? तीसरा कोई जान ही नहीं सकता है। क्यों आ रही हो? किसके अंदर क्या रागिब नाम है तुम्हारा? रागिब, मैं आरिफ समझता हूँ यार, तुम्हारी गलती रहती मेरे से। किसके अंदर क्या है वो मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैं जितना समझाया हूं अभी, ये भी मैं जानता हूं किस चेहरे में कितना गया है। ये भी मैं ही जानता हूं कि किसके पास कितना यहां रुका है। तो इसी तरीके से वो चिकित्सक है, उसके सामने लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सब कुछ बताएगा। और अगर उसका सोल्यूशन किया गया तो पैनिक अटैक खत्म हो जाएगा। अगर सोल्यूशन नहीं किया गया तो पैनिक अटैक क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हर्ष ने क्या कहा, सर हमें 400 नंबर के ऊपर नहीं चाहिए नेट पे। तो कितना नीट एंड क्लीन, कहीं साहब 450 दिला दो बस। हमें ऐसे क्या होगा? कहीं जो बाप ज्यादा कमा के रखे हो क्या करिए कि गई पाए हैं, हमारे ऊपर खर्च करेंगे।
हमको कराएंगे इतना, मतलब तो इसीलिए जो आज का जो परिवेश चल रहा है, उस परिवेश में किसी को भी पैनिक अटैक हो ही नहीं सकता। पैनिक अटैक अगर इस एज में हो रहा है, जैसे मैं तो कहता हूं यार, पैनिक अटैक अगर आप होता है तो गेम चेंज करो, पॉइंट चेंज कर दो। जिस पॉइंट से पैनिक अटैक हो रहा हो उसको हटा दो, दूसरा पॉइंट चूज करो, वहां भी सफलता नहीं मिले तीसरा चूज करो। दुनिया क्या है, दुनिया बहुत बड़ी है, और भगवान ने जब भेजा है वहां से तो उसने क्या कहा है कि जा, और पृथ्वी पर जितने भी मनोरंजन के तरीके हैं सबका आनंद उठा के तब वापस आना, और उसके पहले आओगे फिर वापस भेज दूंगा। तो या तो पूरा आनंद एक ही बार में ले लो, उसी में मेडिकल में सिलेक्शन भी है, अगर इस जन्म में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप वापस आओगे क्या, और वहां कोचिंग पढ़ाने के लिए हम बैठे रहेंगे। अब वहां मुझे मालूम रहेगा कि तुम नीचे हेलो डॉक्टर पढ़े ना ही रहे हो, है? मुझे मालूम नहीं रहेगा कि भाई जो अनन्या थी नाना की खूब टहरत रही, इनको कहेंगे जाओ नाना की और घूम के आओ, तब आप सिलेक्शन लीजिए, है? तो पैनिक अटैक इस उम्र में आना ये तो बहुत बड़ी बात होती है। अभी आप इंटर क्लास किए हैं, इंटर पास करके गए हैं, फिर आपको पता नहीं कैसे पैनिक अटैक आता है। और वो इतना सीधा है कि जैसे मैं जाऊंगा मुझसे कभी केवल हमारी उससे इतनी बात होती है, नमस्ते नमस्ते, बाकी कोई बात नहीं होती है। मतलब माँ बाप ने बच्चे को कितना इंट्रोवर्ट बना दिया यार, मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि वो अपनी बात को बोल ही नहीं सकता, गजब का वो है। और जब मैं कुछ कहता हूं तो हमारी वाली एकदम बिल्कुल पावे थोड़े खाई नहीं। जैसे मैं कहता हूं तुम्हारे खानदान में बच्चों को क्या सिखाया गया है कि आप कहीं भी लोगों से बातचीत नहीं करोगे, आपका कम्युनिकेशन नील, इसका मतलब अंदर क्या है, विस्फोट होना है। आप इसको यहां से निकाल ही नहीं रहे हो यार, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कोई चीज, अच्छा भरा बुला आप जो भी बोल रहा हो आप एक्सप्रेस तो करो। आप बोल ही नहीं पा रहे हो तो क्या कर पाओगे। हमने अपने दोनों बच्चों को बनाया, देखो ब्रह्मांड में कहूं भी एक्सप्रेस कह दिए, दोनों दोनों कहीं भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब इंसान इस तरीके से होगा तो उसको पैनिक अटैक हो ही नहीं सकता। हम लोग अभी 80 के हो जाएंगे तब भी नहीं पैनिक अटैक आएगा, काहे अटैक आएगा। अरे जो चीज मन में हो उसको आप बोलो, ठीक है, और नहीं बोल पा रहे हो तो अंदर अंदर क्या होगा, विस्फोट हो रहा है, अंदर अंदर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और जब विस्फोट होगा तो धड़, कौनो क्राइमियम, कौनो ड्यूरामेटर, कौनो पायामेटर रोक ही ना पाई, विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करिए, चीजों को अपने लोगों से डिस्कस करने की आदत बनाइए। अगर आप डिस्कस, इसीलिए इसीलिए दोस्त होते हैं, आप दोस्त से डिस्कस करते हो, अपने टीचर से डिस्कस करते हो, अपने घर में नहीं बोल पाते हो, घर का वातावरण क्या होना चाहिए, बच्चों को अपने करीब बुला करके लोगों को उनकी बातों को बात करना चाहिए। आज माँ बाप क्या है, बात ही नहीं करना चाहता है, माँ अलग कमरे में है, बाप अलग कमरे में है, सब मोबाइल पे चल रहे हैं, खाना भी मांगना है तो मोबाइल पे मांगा जा रहा है। ये नहीं कि चले जाइए, हमारे यहाँ देखिए हम दोनों लोग मिल करके कभी कोई खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तुम बनाओ हम खड़े रहेंगे वहीं बतियाएंगे, कहां पैनिक अटैक आएगा। और अगर मामला सब हर चीज पे लॉक लगा है, फिंगर लॉक, व्हाट्सएप लॉक, फेसबुक लॉक, इंस्टाग्राम, अब तो पता नहीं कितना ग्राम चल गया है, सब पे लॉक। और उसके बाद अगर लॉक हर जगह है तो आपसे रिलेटेड जो दूसरा वाला है वो आप पर क्या करेगा, शक नहीं करेगा, इसका मतलब कुछ तो है, तभी तो लॉक है। अगर लॉक नहीं है, सब अनलॉक है, कोई टेंशन नहीं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अपने माँ बाप से अपनी आंखें छिपाते हुए फिरते हो, अरे कहीं देख न ले, तो इसका मतलब पैनिक अटैक आएगा। इसीलिए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि मौर्य जी है कि नहीं, पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए, एकदम मस्ती के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। और ये सब जो आर्टिकल आइसोमेरिज्म और ये सब आवा करे ऐसे, अरे 1 साल बना हुए सिलेक्शन, 2 साल में हुए ना, कहा हेलो डॉक्टर भाग गवाए,
ना ए के सर भाग गए हैं, ना बी के सर भाग गए, सब कुछ यही तो है। 4 5 साल 6 साल तैयारी करते रहिए, पैसा जमा करते रहिए, भाई 4 6 लाख रुपए यहाँ जमा करते रहिए। ये तो गुरुद्वारा है ही है, जितना दान करोगे आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में यहाँ लिखा रहेगा कि फलाना व्यक्ति आया था। जैसे मैं इनका नाम लिख दो भाई, देखो इनका नाम बड़े दानियों में लिखा गया है, हेलो डॉक्टर कोचिंग में। अब एक आध 2 साल अगर और दान कह दे तो अच्छी बात है? तो ऐसे ही मतलब देखो, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से पढ़िए, धीरे 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 धीरे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। देखो 5 वर्षीय योजना में गवर्नमेंट बदलती है, अब 5 वर्षीय योजना में हम डॉक्टर बन जाएंगे, क्या जरूरत है पैनिक होने की? क्यों पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जो है ये क्या नाम है आपका, नाम पंकज भाई, पंकज भाई एक दिन पैनिक हो गए, इनके गांव में किसी ने बोल दिया कि उसका एमबीबीएस में हो गया। अब ये पैनिक हो गई, ये हमारे पास फोन किए, तो इनका मैंने जो पैनिक होने का था उसका मैंने कम किया। कहीं सिलेक्शन हुआ उसका, कॉलेजवा मिला, देखो। और उस समय आप कितने पैनिक थे, हमने आपको 21 सेकंड में बताया कि झूठ बोल रहा है। देखो जिससे आपको पैनिसिटी जनरेट हो, तुरंत अपने ब्रेन में बोलो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका सिलेक्शन ना हो आप पैनिक नहीं होंगे। आप पैनिक तब हो जाते हो जब आपके बगल बैठने वाला सिलेक्ट हो जाता है, और उस समय आप हाइपर पैनिक हो जाते हो। मित्र का सिलेक्शन आपके लिए सबसे कष्टकारी होता है, और कोई भी मित्र ये कतई नहीं चाहता कि वो रह जाए और उसका मित्र क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। हर्ष समझ जाओ, अब अगर आप समझ रहे हैं तो समझ जाइए, है कि नहीं? तो बिल्कुल आप समझिए कि आपको ही सब कुछ करना है, मत देखिए इधर उधर, आपको ही सारा काम करना है। जब तक आप खुद अपने लिए नहीं करोगे, दूसरा आपके लिए करने वाला आएगा ही नहीं। खुद जो भी करना है इस संसार में, एक कहावत नहीं, अकेले आए और अकेले सब कुछ करना है, तो वास्तव में अकेले ही सब करना है। हम लोग क्या है, निमित्त मात्र हैं। आपको थोड़ी चीजें बता देते हैं, कहते हैं भैया ऐसे याद रखो, ऐसे तुम कह लो, ऐसे हमारा कल्याण भा रहा, ऐसे हम किए थे तो हमारा कल्याण हो ही रहा, और ऐसे तुम भी करोगे तो तुम भी हो जाओगे। अदरवाइज क्या हो जाएंगे हम लोग, इसी सीट पर फिर अगली बार नजर आएंगे, फिर यहीं पर कहानी वही। सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते हैं, लेकिन सारे कायरल सेंटर स्टीरियो होते हैं, रोज ही रटेंगे, और एग्जाम में जाकर के क्या करेंगे, 2 कौड़ी सवाल आए और वो गलत करके चले जाएंगे। कितना नंबर गंवाएंगे, 5। कितना गंवाएंगे, 5 गंवा के चलेंगे। इसीलिए पैनिसिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो पैनिक बिल्कुल होना नहीं है। आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं, पैनिसिटी होना नहीं चाहिए, चाहे दोस्त रहे और चाहे दोस्त ऊपर ही पड़े, ऐसे बोलो ऊपर ही पड़े, यानी चाहे जो चाहे चाहे जिसको जो हो जाए, अपने को क्या करना है, मस्त रहना है। तभी आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, अदरवाइज नहीं बढ़ोगे। अब कुछ लोगों की किताब बंद होने लगी, उन्होंने सोचा कि सर अब छोड़ने वाले हैं, क्योंकि 10 मिनट टाइम इन्होंने ज्यादा ले लिया है। हाँ, किताब बंद हो रही है, अच्छा चलिए। तो अभी एक एपिसोड बाकी है, एक एपिसोड और पढ़ाएंगे। कितना टाइम हुआ, अरे बाप काय गुस्सा तो भैया। अब देखो ये पैनिक होगी तुरंत कि 6-10, देखो बोलने की स्टाइल से लग गया, 6-10 हो गया। अगर ये ऐसे बोली होती सर 6-10 है, तो मैं समझ जाता क्या कि अभी पढ़ने की और है। बोलने के टोन से लोगों की क्या लग जाता है कि मामला चेंज है। ठीक है, तो आप पैनिक ना हुए, आप जाएं, और कल जब हम मिलेंगे, कल हम नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे मंडे को, और उस दिन फिर देखा जाएगा। ऑनलाइन वाले भैया जो लोग हो, पैनिक ना हो भैया,